किसी भी सेल्स के बिजनेस में लोगों की जेब को टारगेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के माइंड को टारगेट करना इंपॉर्टेंट है। वो कस्टमर बहुत खुश हुआ, उसने उसकी पीठ ठोकी कि तुम बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हो। खूब से अच्छा, अच्छा से बढ़िया, बढ़िया से बेहतर की ओर देख, मिल जाए जो नदिया तो नदिया से दरिया और फिर दरिया से समंदर की ओर देख। मुझे रेस में हारने का मलाल नहीं है, मलाल तो वो करे जिसने रेस में हिस्सा ही नहीं लिया। अपनी दुकान के हर सामान को बेचो भाई। अरे रे वो कुछ काम का नहीं है सर, आप हमसे कीजिए, हम तो ये हम तो वो है। ये गलत है। जरा तमीज से बटोरना इन दियों को दोस्तों, कल इन्होंने ही तुम्हारे घर को रोशन किया था। दोस्तों, सेल्स का इंपॉर्टेंस हर बिजनेस में होता है। करीबन 99% लोग जो है वो सेल्स में फेल हो जाते हैं, 1% लोग ही सेल्स में कामयाब हो पाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सेल्स का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। फिर चाहे वो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो या फिर कोई और बिजनेस की हो। इसीलिए सेल्स को सीखना, अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो सेल्स को सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन मायने ये रखता है कि आप सेल्स किससे सीख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिन्होंने 35 साल से भी ज्यादा समय तक LIC के साथ में काम किया। उनकी लास्ट पोजीशन LIC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की थी। फिलहाल वो पिछले 3 सालों से नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी के साथ में एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। और LIC की जो मैंने बात कही आपसे, 30 सालों से भी ज्यादा समय उन्होंने LIC में सेल्स और डेवलपमेंट के लिए दे दिया है। इनका नाम मिस्टर अनूप कुमार है। चलिए मिलते हैं मिस्टर अनूप कुमार जी से और सेल्स के बारे में उनसे सीखते हैं, जानकारी लेते हैं। अनूप जी, मैं आपका BI टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद रंजीत जी, धन्यवाद। सो अनूप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे, क्योंकि LIC में आपने करीबन 30 साल से ज्यादा समय आपने सेल्स और डेवलपमेंट में दे दिया है, बहुत सारे लोगों को आपने मैनेज किया है और LIC के जो एजेंट्स होते हैं उनका तो काम ही है सेल्स करना। तो सेल्स के बारे में आपकी क्या राय है? कोई सेल्स स्ट्रैटेजी आप हमें दे सकते हैं अनूप जी? सबसे पहली बात, सेल्स की जब आपने बात की तो बड़ी पुरानी कहावत है, अंग्रेजी में कहते हैं द बेसिक पर्पस ऑफ अ सेल्स प्रोसेस इज टू ऑब्टेन अ न्यू कस्टमर। यानी हमको एक नया कस्टमर अपने सेल्स के माध्यम से लाना है। और देखिए, कस्टमर हमारे सेल्स के पूरे प्रोसेस में कोर है, मूल है। उसी के इर्द गिर्द एक सेल्स पर्सन को, एक एडवाइजर को घूमना है और कस्टमर को ही प्रभावित करना है। और कस्टमर से अगर प्रभावित करना है कस्टमर को, तो 3 चीजें कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है संपर्क, कस्टमर से संपर्क कीजिए ज्यादा से ज्यादा। दूसरी चीज है समाधान, कस्टमर को समाधान दीजिए, हर कस्टमर की कोई आवश्यकता होती है। और तीसरी चीज है संपर्क, कस्टमर से जुड़े रहिए, क्योंकि एक अच्छे सेल्स पर्सन का काम यही है, कस्टमर को अपने से जोड़ना, कस्टमर को अपने से जोड़ते रहना और कस्टमर से जुड़े रहना, तभी बिजनेस होता है। और देखिए, कुछ चीजें जो एडवाइस मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए, बिजनेस या सेल्स तभी सक्सेसफुल होता है जब 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज को कहते हैं हम अभाव। मेरे पास किसी चीज की कमी है, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा तो एक कुछ खरीदूंगा। दूसरा होता है दबाव, वो भी बुरा नहीं है। कभी कभी दबाव आदमी को वो चीज दिलवा देता है जिसकी एक्चुअली उसको आवश्यकता होती है, लेकिन वो रियलाइज नहीं करता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है। उसका ज्वलंत उदाहरण है अपना लाइफ इंश्योरेंस। कभी दबाव में लोग इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि अच्छी बात है। लेकिन सबसे प्रभावी जो होता है अभाव दबाव के बाद, उसको कहते हैं प्रभाव। प्रभाव प्रबंधन एक सेल्स पर्सन के लिए, एडवाइजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कितना प्रभावित करता है। और देखिए, प्रभाव की अगर बात करें तो अंग्रेजी में एक शब्द होता है इम्प्रेस, IMPRESS। तो मैंने कैसे इम्प्रेस करें कस्टमर को, एक एडवाइजर, इसके लिए कहा है, जैसे आई से स्टैंड होता है इनपुट। आप जो भी कस्टमर को इनपुट देना, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत लंबा मत बोलिए। दूसरा जो अक्षर होता है अंग्रेजी का M से कहते हैं मीनिंगफुल। जो इनपुट आप दे रहे हैं वो उस कस्टमर के लिए सार्थक है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। और तीसरा जो लेटर होता है P से कहते हैं पॉजिटिव। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को पिच करिए अपने कस्टमर के सामने तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को प्रमुखता से बताइए। और अगला लेटर होता है R से कहते हैं रिलायबिलिटी। कहने का मतलब, जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं हम कस्टमर को, वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 10 मिनट हमने डिस्कशन किया और 12वें मिनट पर कस्टमर गोज बैक और फिर पूछता है कि आपने जो शुरू के 2 मिनट में सूचना दी थी वो क्या थी।
अगर हमने सही सूचना दी है, सत्य सूचना, तो फिर से हम उसको दोहरा देंगे। अगर हमने नहीं दिया है तो फिर हम कंफ्यूज कर जाएंगे और कस्टमर को इंप्रेस नहीं कर सकेंगे। और अगला जो लेटर मैं कहता हूँ, इसे कहते हैं एम्पैथी, परानुभूति। थोड़ा कस्टमर की तरह भी सोचो, एक सेल्स पर्सन के लिए काम है। अगला है, एस से कहते हैं सोल्यूशन, जो मैं समाधान की बात कह रहा था। कस्टमर को समाधान दो, मेरी आवश्यकता ये है और जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ उससे आपकी आवश्यकता का फुलफिलमेंट हो सकता है। और लास्ट एक और एस है, उसको कहते हैं शेप द सोल्यूशन। जो समाधान आपने दिया उसको एक आकार दो ताकि ग्राहक अच्छी तरह समझ सके। और देखिए, एक एडवाइजर को ये समझना बहुत जरूरी है कि कस्टमर का डोरमेंट बाइंग मोटिव क्या है। मतलब किसी चीज को खरीदने की जो प्रबलतम इच्छा होती है उसको पहचानना पड़ेगा। अब जैसे इसका उदाहरण मैं दूं, किसी कस्टमर को चाहिए क्या, भाई हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनको हम हायर एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेज में भेजूंगा, तो आज से 15 साल बाद मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए। अपने बच्चों की शादी करूंगा, उसके लिए चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं अपने लिए वेल्थ क्रिएशन करें। तो ये सारी चीजें होती है डोरमेंट बाइंग मोटिव। ये एक एडवाइजर को पहचानना पड़ेगा। और ये कैसे पहचानेंगे, जब उनसे ज्यादा बातें करेंगे तो। और अगली चीज है कि देखिए, आज का कस्टमर किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। आज का कस्टमर बहुत समझदार है। आज का कस्टमर, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, सोल्यूशन में इंटरेस्टेड, समाधान चाहिए। और समाधान कैसे हम देंगे, 3 चीजों का संगम होना चाहिए। सबसे पहली चीज, कस्टमर्स एबिलिटी, कस्टमर की क्या क्षमता है। ऐसा तो नहीं कि उसको उसकी क्षमता से कम का बिजनेस हमने दे दिया या उसकी क्षमता से ज्यादा का बिजनेस दे दिया। दूसरी चीज है प्रोडक्ट्स यूटिलिटी, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या वो कस्टमर के लिए उपयोगी है या नहीं। और इन दोनों के बाद जो तीसरी चीज आती है वो होती है सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा सेल्स पर्सन, हमारा एडवाइजर भी अगर किसी कस्टमर को अप्रोच कर रहा है तो वो दान धन पे तो नहीं कर रहा है, उसको भी कुछ कमाई चाहिए। तो एक परफेक्ट संगम ये एक सेल्स एडवाइजर को करना पड़ेगा अपने कस्टमर के सामने। एक कस्टमर एबिलिटी, प्रोडक्ट यूटिलिटी एंड सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी, ये करना होगा। थोड़ा सा हमको सेगमेंटेड अप्रोच रखना पड़ेगा। सेगमेंटेड अप्रोच, देखिए इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को बहुत से लोग हो सकता है मजार पर जाते हो। मजार पर क्या चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। कल शनिवार है, बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली के यहाँ क्या जाते हैं, लाल लाल चढ़ाते हैं, लाल लड्डू, मीठी चीजें चढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा मीठा खाने से शुगर भी हो सकता है, लेकिन भाई उनको वही पसंद है। और मंडे को अगर जाते हैं शिव जी के मंदिर में तो वहाँ जल चढ़ाते हैं और धतूरा चढ़ाते हैं। और धतूरा और कुछ नहीं है, पॉइजन है, लेकिन भाई उनको वही पसंद है, नीलकंठ है। तो हम तो जिनसे डील करते हैं वो तो हमारे आपके जैसे मनुष्य हैं, देवता नहीं है। जब देवता को अलग अलग तरह की चीजें चाहिए तो हमारे मनुष्यों को अलग अलग चीज चाहिए। तो सेगमेंटेड अप्रोच होना चाहिए। जो चीज किसी महिला को देनी है पुरुष को मत दीजिए, जो बच्चे को देनी है वो किसी बड़े को, सीनियर सिटीजन को मत दीजिए। तो सेगमेंटेड अप्रोच, इससे क्या होता है, एडवाइजर का समय बचता है, सही पिच होती है। और नेक्स्ट सजेशन मैं दूंगा, हर प्रोडक्ट की यूटिलिटी होती है और यूसेज होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट का इस्तेमाल कितने तरीके से किया जा सकता है ये बताना होगा एडवाइजर। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूंगा, चलिए बहुत चलता है एग्जांपल, विक्स का लीजिए। विक्स, जो विक्स हम लोग सर्दी खांसी में लगाते हैं, विक्स को कहते हैं कि आप कहाँ लगाएं, गले पे लगाएं। विक्स को कहाँ कहते हैं, छाती पे भी लगाएं। विक्स को कहते हैं कहाँ, पीठ पर भी लगाएं। अब विक्स को कहाँ कहते हैं, नाक पर भी लगाएं। मतलब 4 जगह हम उसको सर्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको आराम दे। तो अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है तो, या कोई भी प्रोडक्ट, मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एग्जांपल लेता हूँ। हमारी बहुत सी पॉलिसियां होती हैं, उन पॉलिसियों में इनबिल्ट प्रावधान होता है कि हम चाहे तो एन्युटी के फॉर्म में भी पेमेंट ले सकते हैं। हमारा पॉलिसी के मैच्योरिटी के बाद भी बीमा कवर चालू रहता है। उसके अलावा हम उससे बहुत से राइडर्स ले सकते हैं, राइडर्स लेकर के और एडिशनल कवर, एक्सीडेंट बेनिफिट वगैरह वगैरह। तो एक अच्छा एडवाइजर अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के कितने तरह के यूसेज होते हैं ये बताता है। और नेक्स्ट सजेशन मैं दूंगा, देखिए एक जमाने में जब मैं छोटा था, आप तो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं छोटा था तो 2 ही तरह के बिस्किट आते थे। एक आता था मिल्क बिकीज और एक आता था ग्लूकोज, बाकी नहीं। आज के जमाने में आप देखिए बिस्किट के साथ कॉफी बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट, काजू बिस्किट, पिस्ता बिस्किट और पता नहीं क्या क्या मल्टीग्रेन बिस्किट क्या क्या आते हैं। व्हाट इज दिस? ये प्रोडक्ट मिक्स है और कस्टमर को पसंद आ रहा है और आज कस्टमर ज्यादा यही सब खरीदते हैं। तो उसी प्रकार हमारे सेल्स पर्सन, हमारे एडवाइजर को भी प्रोडक्ट मिक्स बेचना चाहिए। देखिए यह नैसर्गिक है, किसी एक प्रोडक्ट के बेनिफिट के मुकाबले 2 प्रोडक्ट को मिला दिया जाए तो उनके बेनिफिट्स किसी एक प्रोडक्ट के बेनिफिट से ऊपर हो जाते हैं, तो कस्टमर आकृष्ट होगा। और आज चाहता है कस्टमर
और किसी भी फैमिली में अगर जाएं तो फैमिली के हेड को ही सिर्फ हम इंश्योरेंस के या अपने सेल्स के यूनिट के रूप में ना देखें, सारे सदस्यों को। और आज भी देखिए इंश्योरेंस या किसी चीज की बात कीजिए तो आज तो हम सब 0 से लेकर के 100 तक के आदमी को हम दे सकते हैं। बिजनेस, किसी भी बिजनेस की बात करें, सिर्फ इंश्योरेंस के बिजनेस से कन्फाइंड नहीं है। तो प्रोडक्ट मिक्स को हम प्रमोट करें। और एक और सजेशन मैं देना चाहूंगा, एक क्या 3-4 और दूंगा। देखिए, महिलाएं बहुत इग्नोर्ड हैं, देश की आधी आबादी है महिलाएं। और अभी जो डेटा निकला था आज से 6-7 महीने पहले, उसमें यह दर्शाया गया था कि कुछ स्टेट्स में महिलाओं की जनसंख्या की वृद्धि दर पुरुषों की जनसंख्या की वृद्धि दर से ज्यादा हो गई, और कुछ स्टेट्स में महिलाओं की संख्या भी ज्यादा हो गई। अगर पूरे स्टेट में नहीं तो कुछ जिलों में। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान दिया जा रहा है, और जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उस देश और उस समाज की प्रगति होती है। तो हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं आधी आबादी को? हम महिलाओं को भी अप्रोच करें, और महिलाओं को अप्रोच करें, महिलाओं के माध्यम से उनके बच्चों को भी कर सकते हैं। और जानते हैं, एक मैंने पढ़ा था अभी हाल फिलहाल में एक अखबार में कि हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट खुद कर सकती हैं ऑन हर ओन इंडिपेंडेंटली, ऐसी महिलाओं में से 49% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास पैसे हैं, जो कुछ इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन उनका जवाब है कि मेरे पास कोई आया ही नहीं, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा, कोई एडवाइजर उनके पास जाए। तो महिलाओं के सेगमेंट को भी थोड़ा सा हम हार्नेस करें। और एक और सजेशन दूंगा इसी से रिलेटेड, हम प्री सीनियर सिटीजन को भूल जाते हैं। प्री सीनियर सिटीजन का मतलब मैं कहूंगा 55 साल के आसपास की उम्र। देखिए, ये वो उम्र होती है जब आदमी को लाइफ इंश्योरेंस लेने की इच्छा होती है। ये वो उम्र होती है जब आदमी को ये आभास होता है कि उसे अपने भविष्य के लिए कुछ प्रावधान करना चाहिए, कुछ बचत करनी चाहिए। क्योंकि आज तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है नहीं, आज तो सिंगल फैमिली, एकल फैमिली आई है। हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते हैं, उसके बाद बच्चे भी घोंसला छोड़कर चले जाते हैं, एम्प्टी नेस्ट आता है। तो इनको भी अप्रोच करें। इनको हम अप्रोच, अगर इंश्योरेंस की बात करें तो हम कन्वेंशनल इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होगा लेकिन हम दे सकते हैं। हम पेंशन प्लान भी दे सकते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। प्रोडक्ट बेचने के मामले में रंजीत जी, प्रोडक्ट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल प्रोडक्ट, उसमें अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, ज्यादा समय मैंने लाइफ इंश्योरेंस में किया, ऐसी की बात करूंगा तो जैसे हमारे पुराने एंडाउमेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारे मनी बैक टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ये पारंपरिक प्रोडक्ट है और ये मिडिल क्लास को बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आएगा, उनका फेवरेट प्लान है। दूसरा होता है कंटेम्पररी प्रोडक्ट, समसामयिक उत्पाद। ये वो होते हैं जो रिसेंटली लॉन्च किए जाते हैं, या वो होते हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी या कोई कंपनी बंद करने वाली होती है, मतलब क्लोज एंडेड होते हैं, नॉट ओपन एंडेड। तो इसके लिए बहुत हाइप क्रिएट किया रहता है, मार्केट में काफी पब्लिसिटी होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जरूर बेचना चाहिए उस समय, क्योंकि देखिए आम के मौसम में एक फ्रूट सेलर अपनी दुकान पर प्रोमिनेंटली आम ही डिस्प्ले करता है, एप्पल डिस्प्ले नहीं करता है। तो उसी के हिसाब से कंटेम्पररी। और थर्ड टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जिनको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे यूथ को, यंग जनरेशन को बहुत पसंद आएंगे। और फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल इंश्योरेंस करूंगा, टर्म इंश्योरेंस फ्यूचरिस्टिक है। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन पॉलिसीज, इवन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, ये सब बहुत अट्रैक्ट करेंगे हमारे यूथ को। और एक सजेशन और मैं दूंगा सेल्स पर्सन्स को, अपनी दुकान के हर सामान को बेचो भाई। अगर लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हो, अगर म्यूचुअल फंड के एजेंट हो, जनरल इंश्योरेंस के एजेंट हो, तो जितनी तरह की पॉलिसियां हैं उनको जरूर साल में बेचो। ऐसा नहीं कि आपकी दुकान में 30-32 प्रोडक्ट हैं और आप 10-15 में ही सिमट जाते हैं। जब 30-32 प्रोडक्ट को बेचोगे तो आपकी बिक्री भी ज्यादा होगी और आप ज्यादा लोगों को कवर करोगे। क्योंकि इंश्योरेंस के बिजनेस में या किसी भी सेल्स के बिजनेस में लोगों की जेब को टारगेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के माइंड को टारगेट करना इंपॉर्टेंट है। कितने मस्तिष्क में आप अपना स्थान बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगली चीज है कि हमारे एडवाइजर एक चीज और ध्यान रखें, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो पुराने कस्टमर हैं, उनसे संबंध बना कर रखें। कारण यह है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अपग्रेड करना चाहते हैं। मैं उदाहरण दूं, मारुति 800 या मारुति ऑल्टो आजकल सड़क पर बहुत कम नजर आती है। और आपने डेटा देखा होगा, एसयूवी की बिक्री बहुत जबरदस्त बढ़ गई है। क्यों? हर कस्टमर अपग्रेड करना चाहता। और मैं एक और उदाहरण दूंगा, आप ही के शहर मुंबई का। मुझे याद नहीं है, मैं मुंबई जब सर्विस में था तो साल में 4-5 बार ज्यादा जाया करता था। तो मुझे याद नहीं है मैं कहाँ जा रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था या बोरीवली जा रहा था। तो कई बार जब जाता था तो वाइल गोइंग मैं दाहिनी तरफ देखता था एक सुलभ शौचालय, उसमें क्यू लगी रहती थी दाहिने साइड में, बीच में सड़क में डिवाइडर था। कई बार जाता, हमेशा देखता था, मुझे एरिया याद नहीं आ रहा है। एक बार लास्ट विजिट में जब मैं लौट रहा था
तो जो वापस जा रहा था तो ठीक लेफ्ट हैंड साइड में वो सुलभ शौचालय था। मैंने क्या देखा, उस सुलभ शौचालय पर लिखा था वातानुकूलित सुलभ शौचालय, एयर कंडीशन सुलभ शौचालय, और उसमें भीड़ उतनी ही थी। कहने का मतलब उस सुलभ शौचालय में वो लोग जाते होंगे जिनके घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। तो भाई शौचालय तो शौचालय है, लेकिन उन्होंने अपग्रेड किया। पहले अगर 1 रुपए लेते होंगे और अभी अगर 2 रुपए या 5 रुपए लेते होंगे तब भी उसमें क्यों लगी थी। यानी कस्टमर को हर हाल में अपग्रेड करने की इच्छा होती है। ये तो एग्जाम्पल मैंने चूंकि मुंबई का दिया, लेकिन आज भी होता है। देखिए सड़कों पर आज मोपेड नजर नहीं आती है, छोटी मोपेड जो बजाज M50, टीवीएस, सुवेगा, लूना, ये नजर नहीं आती है। ऑल ऑफ देम हैव माइग्रेटेड अपवर्ड्स। अब उनके पास बड़ी बड़ी 350 सीसी की मोटरसाइकिल है, पता नहीं क्या क्या है। इसलिए एग्जिस्टिंग कस्टमर से संपर्क बना के रखो, क्योंकि यही वो कस्टमर है जिसकी इनकम बढ़ती है। और हो सकता है तुमने जो पॉलिसी दी हो, तुमने जो बिजनेस किया हो, उसकी मैच्योरिटी पे उसको पैसा मिले। और अगर आप उससे संपर्क जीवंत रखते हैं तो फिर उसके पास जाएंगे, रिपीट बिजनेस के लिए मना नहीं करेगा। और ऐसे भी बड़ी पुरानी कहावत है कि जरा तमीज से बटोरना इन दियों को दोस्तों, कल इन्होंने ही तुम्हारे घर को रोशन किया था। तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी संबंध रखें। और 2 बातें और, हमारे एडवाइजर को डिजिटल होना बहुत जरूरी है। बहुत तेजी से क्रांति आ रही है, बल्कि आ गई है। और मैं आपको कहूं, अगले 6-7 सालों में मोर देन 85% जो ट्रांजैक्शंस होंगे हर सेक्टर में वो डिजिटल होंगे। तो अगर हमारे एडवाइजर, हमारे सेल्स पर्सन अपने आप को फैमिलियर नहीं करते हैं डिजिटल चीजों से या टेक्नोलॉजी से, तो शायद वो पिछड़ जाएंगे। और अंतिम 2 बातें, किसी हाउस होल्ड में जाएं तो उस हाउस होल्ड के, जैसा मैंने कहा था, सारे सदस्यों को इंश्योरेंस के यूनिट के रूप में देखें। और एक काम और करे, एडवाइजर चतुर बनना पड़ेगा। चाबी पहचाने, उस हाउस होल्ड में कौन चाबी है। एक बहुत बड़ा मकान होता है, उस मकान में एक कमरा होता है, कमरा मकान से छोटा होता है। उस कमरे का एक दरवाजा होता है, दरवाजा कमरे से छोटा होता है। उस दरवाजे में एक ताला होता है, ताला दरवाजे से छोटा होता है। और एक होती है चाबी, जिससे वो ताला खुलता है। वो चाबी सबसे छोटी होती है, लेकिन वही ताला खुलती है तो दरवाजा खुलता है, कमरा खुलता है और पूरा मकान आदमी के बीच में पहुंचता है। तो एक चतुर सेल्स पर्सन एडवाइजर वो होगा जो हाउस होल्ड में जाएगा तो थोड़ी देर की बातचीत के बाद पहचान जाएगा कि यहाँ का की पर्सन कौन है, और तब वो सक्सेसफुल होगा। और अगली चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिग टिकट बेचने की आदत डालनी पड़ेगी लोगों को। बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। लोगों के पास पैसे हैं बहुत, पर डिस्पोजेबल इनकम बहुत बढ़ गई है। हम अपनी कॉल ही छोटी रखते हैं। क्यों? खूब से अच्छा, अच्छा से बढ़िया, बढ़िया से बेहतर की ओर देख। मिल जाए जो नदिया तो नदिया से दरिया, और फिर दरिया से समंदर की ओर देख। तो अपने आप को जरा सा ऊंची सोच, ऊंची खोज वाला बनाना पड़ेगा। और लास्ट सजेशन स्ट्रेटेजी पर, मिलेनियल पेरेंट्स को कांटेक्ट करें। यानी 1980 के बाद जो जिन्होंने जन्म लिया है वो पेरेंट हो चुके हैं, मतलब उनकी उम्र 40 से ज्यादा है, और वो बहुत सचेत और सजग हैं अपने बच्चों के और अपने परिवार के भविष्य के बारे में। इनको कांटेक्ट करें, सक्सेस रेट इनके यहाँ बहुत ज्यादा है। तो रंजीत जी, यही चंद बातें सेल्स स्ट्रेटेजी के बारे में। फैंटास्टिक अनूप जी, बहुत ही बढ़िया। आपने एक सेल्स जो इतना टफ सब्जेक्ट है, जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही होती है अनूप जी कि वो चीज़ों को, सेल्स को समझ नहीं पाते। कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसने इतनी सरल भाषा में सेल्स को समझा दिया। तो आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया। इसका इम्पैक्ट मैं जस्ट इमेजिन कर सकता हूँ कि आपकी इन बातों का इम्पैक्ट कितना होने वाला है हमारे दर्शकों पे। लेकिन अनूप जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा नहीं, मैं आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा। ये तो सारी वो चीजें आपने बताई जो एक सेल्स एडवाइजर को, इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर को करनी चाहिए। लेकिन वो क्या चीजें होती है अनूप जी, आपको ऐसा लगता है आपके एक्सपीरियंस से, जो 35-36 सालों का आपका तजुर्बा रहा है LIC में, आपको क्या लगता है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर क्या गलतियां कर जाता है जिसके वजह से वो सेल्स में फेल हो जाता है, कामयाब नहीं हो पाता? आपको क्या लगता है? जी हाँ, ये भी बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है रंजीत जी। प्रोडक्ट मत बेचिए। नो कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट नाउ, कस्टमर सोल्यूशन में इंटरेस्टेड है। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बताइए प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से उसके आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है ये बताइए। मैं आपको एक अखबार में पढ़ा था, बहुत पुरानी घटना है, उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति, नॉर्थ इंडिया में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, दिल्ली वगैरह में आप जानते हैं, दिल्ली पंजाब में, तो एक बार व्यक्ति
दिसंबर के कड़ाके की ठंड में एक गर्म कपड़े की दुकान में गया और वहां उसने सेल्स पर्सन से कहा कि मुझे एक ऐसा स्वेटर दिखाओ जो दिसंबर के कड़ाके की ठंड में भी गर्माहट दे। सेल्स पर्सन ने पूछा कि और क्या सर? बोला वो देखो डिजाइन में लेटेस्ट हो। उसने कहा और क्या सर? बोले उसका कलर बहुत अच्छा हो। बोला और क्या सर? बोले जिसको पहन करके मैं बहुत हैंडसम लगूं। कई स्वेटर उसने दिखाए, फिर फाइनली अंदर स्टोर से एक स्वेटर लेकर के आया। इस व्यक्ति को बहुत पसंद आया। इसने कहा पहन के देखिए सर। तो पहन के देखा, उसने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये प्योर उल का है? बोला सर गर्माहट दे रहा है ना आपको दिसंबर की ठंड में? बोला हाँ। क्या ये प्योर उल का है? बोला सर देखिए डिजाइन इसका लेटेस्ट है, मार्केट में ऐसा दिखेगा नहीं। उसने कहा हाँ। क्या ये प्योर उल का है? बोला सर कलर कितना अच्छा है। बोले हाँ बात तो सही है। क्या ये प्योर उल का है? उसने कहा सर इसको पहन के आप एक बार फिर से मिरर में अपने आप को देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो उसने कहा क्या सर पैक कर दूं? तो हाँ पैक कर दो। जब वो पेमेंट कर रहा था काउंटर पर तो अचानक उस कस्टमर को याद आया कि भाई मैंने तुमसे 4 बार पूछा कि क्या ये प्योर उल का है, तो कभी तुमने कहा डिजाइन अच्छा है, कलर अच्छा है, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, गर्माहट दे रहा है। यार तो पेमेंट कर दिया, जब बताओ प्योर उल का है या नहीं? तो उस सेल्स पर्सन ने कहा सर ये प्योर उल का नहीं है। कुछ सेकंड के लिए कस्टमर भी हतप्रभ रह गया, लेकिन तुरंत उस सेल्स पर्सन ने कहा कि सर जब आप मेरे काउंटर पर आए तो आपने अपनी 4 आवश्यकताएं बताई। एक तो गर्माहट देना चाहिए, दूसरा डिजाइन, तीसरा मैं हैंडसम लगूं और चौथा कलर। तो सर जब आपके चारों आवश्यकताओं की पूर्ति ये स्वेटर कर ही रहा है तो ये प्योर उल का रहे या न रहे इससे कोई फर्क पड़ता है? वो कस्टमर बहुत खुश हुआ, उसने उसकी पीठ ठोकी कि तुम बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हो। तो ये एग्जाम्पल, और ये सच्ची घटना है, मैंने अखबारों में पढ़ा था। तो सर ये चीज मैं यही कहना चाहता हूँ अपने एडवाइजर्स को कि सोल्यूशन बेचो। हम सोल्यूशन नहीं बेचते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं। अरे कस्टमर को क्या मतलब प्रोडक्ट से, क्या वो समझेगा? किसी भी प्रोडक्ट के बाद, जैसे मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा भी एक एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड में करता हूँ, ये करता हूँ। हम उससे सिंपल भाषा में वो बताता है कि सर आपको ये चाहिए नहीं, ये चाहिए नहीं, तो ये चाहिए नहीं, ये मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, और हमको कुछ नहीं। और मैं उससे क्या कहता हूँ कि भाई मैं और कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इस कंपनी को नहीं जानता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ। तो एडवाइजर को ये रोल अज्यूम करना पड़ेगा। और अगली चीज है कभी कभी हमारे एडवाइजर कस्टमर को वो बेच देते हैं जिसकी एक्चुअली कस्टमर को आवश्यकता नहीं है, लेकिन कस्टमर ये नहीं जान पाता है कि उसको आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, लेटेस्ट उदाहरण मेरे ही साथ हुआ। अभी मेरे घर का जो वाटर फिल्टर था पुराना हो गया, तो मैंने उसे चेंज करने को सोचा। तो मैं घर के पास की एक शॉप में गया, ऑनलाइन पे मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, लेकिन मैं सोचा कि मैं देख के लूंगा। मैंने देखा, मैंने पसंद किया एक 30 लीटर वाला, 30 लीटर्स वाला। उसके बाद मैंने उसको कहा, सेल्स पर्सन कहा ये ठीक है, ये ले लो, पेमेंट ले लो, कल मेरे घर में आके इंस्टॉल कर देना। तो सेल्स पर्सन ने बड़े अच्छे से पूछा सर आप घर में कितने लोग हैं? बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बोले सर आप कितने मेंबर हैं? हम बोले अभी हम लोग 3 मेंबर हैं। तो उसने कहा सर इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत है? सर आप 15 लीटर की लीजिए। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मेरे डिसीजन को ये चैलेंज कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। मैंने कहा क्यों 15 लीटर कर लूं? तो बोला सर खाम का इतना बड़ा लेंगे क्यों, आपका पैसा भी जाएगा। आपके घर में 3 लोग हैं और 15 लीटर का तो ऐसा नहीं है कि एक बार 15 लीटर उसमें भर गया तो फिर दोबारा नहीं भरेगा, वो तो आप एक गिलास निकालेंगे फिर से भर जाएगा। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको सर। अगर आपके यहाँ गेस्ट भी आ जाए तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे मन में आया क्या करूं क्या नहीं करूं। तो हमने कहा अच्छा रिटर्न पॉलिसी है ना? बोला हाँ सर ले जाइए, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप लौटा दीजिएगा, हम कर लेंगे, जो कहिएगा आपको कर देंगे ये बात। फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है। और रंजीत जी आपको बताऊं कितने दिन हो गए उसको लगाए हुए, मैं बहुत खुश हूँ सेल्स पर्सन से। उसने मेरे पैसे बचाए, उसने मुझे ये आभास दिलाया कि मुझे 30 लीटर वाले आरओ की जरूरत ही नहीं थी, 15 लीटर काफी है। और उसके बाद आपको और एग्जाम्पल बताऊं, उसके बाद मुझे 3 छोटी छोटी चीजों खरीदने की आवश्यकता पड़ी। एक मिक्सी और एक आयरन, वो घर में जो प्रेस करते हैं ना, और एक और चीज ऑनलाइन सस्ती मिल रही थी। लेकिन मुझे वो प्यारा सेल्स पर्सन याद आ गया जिसने मेरे पैसे बचाए, मुझे सही एडवाइस दी। मैं फिर से उसी की दुकान में गया और 200-300 प्रोडक्ट ज्यादा मैंने दिए, ऑनलाइन में सस्ता आ रहा था, लेकिन मैंने उसी से खरीदा। तो सेल्स पर्सन एडवाइजर को कभी कस्टमर को आइडेंटिफाई भी करवाए कि भाई तुमको ये चीज नहीं चाहिए। और तीसरी गलती जो करते हैं, वो हिंदी के व्याकरण में एक टर्म होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष आप, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं। तो कभी कभी हमारे एडवाइजर कस्टमर के पास जाते हैं तो उत्तम पुरुष में बात करने लगते हैं, सिर्फ बात ही करते जाते हैं, अपनी ही बात करते हैं। बहुत बड़ी फॉली है, ये गलती है। ज्यादा ना बोलें और कस्टमर की ज्यादा सुने, सुनने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। और देखिए ये मनोवैज्ञानिक तथ्य और सत्य है
कि अगर आप किसी से सुनते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, फील गुड होता है। मुझे अपने बारे में बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप मुझे पूरे धैर्य से सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं मालूम कि आपको कितना अच्छा लग रहा है या दर्शकों को कितना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतुष्टि मिल रही है। और एक अरुण और जी, नो गलती डाउट, मुझे भी अच्छा लग रहा है और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, धन्यवाद रंजीत जी। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कभी कभी प्रतिस्पर्धा की भावना से एक सेल्स पर्सन किसी हाउस होल्ड में जाता है और वहां के लोग कहते हैं कि आपसे पहले ये भी आए थे, तो उसको छोटा बनाने लगते हैं। अरे अरे वो कुछ काम का नहीं है सर, आप हमसे कीजिए, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। ये गलत है। और इसी से रिलेटेड दूसरी चीज है कि अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको पहले से जानकारी है और हमारा एडवाइजर वही प्रोडक्ट बेचना चाहता है जो वो बेचना चाहता है, कस्टमर वो खरीदना चाहता है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, तो कस्टमर जिस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताता है उसको वो खराब बना देता है। कस्टमर इससे बहुत ऑफेंडेड महसूस करता है, क्योंकि उसकी जानकारी वो बता रहा है। उसको नीचा मत दिखाइए, उसको भी बोले कि नहीं सर, मैडम ये भी अच्छा है, लेकिन एक बार इसको भी देख लीजिए सर, दोनों प्रोडक्ट हमारे अच्छे हैं। और एक और चीज मैं बोलूं, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ एडवाइजर हमारे सीधे रिबेट से शुरुआत करते हैं। ये गलत है, रिबेट गलत है, ये गैर कानूनी है। और हम बिजनेस लेने की इतनी हड़बड़ी में कि हमें अपनी बेसिक चीज को त्याग दिया कि कस्टमर को हमको समझाना है, हम रिबेट की बात कर रहे हैं। तो रिबेट तो एक तरह का प्रलोभन है, तो और कस्टमर भी आजकल समझता है, तो इसलिए रिबेट से हम शुरुआत नहीं कर रहे। और नेक्स्ट सजेशन और गलती जो होती है, दूसरी कंपनी को छोटा नहीं बनाए। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस हो, बहुत सी कंपनी ऑपरेट कर रही है और रेगुलेटर सबको कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कोई कंपनी खराब। मैं अपनी कंपनी के बारे में जानता हूँ, कंपेयर नहीं करूंगा सर, मैं उस कंपनी के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ। मेरी कंपनी ये करती है, मेरी कंपनी के पास इतने कस्टमर हैं, ये हैं वो। हम अपनी कंपनी के बारे में बताएं, दूसरे को नीचा नहीं दिखाएं, क्योंकि दूसरे को नीचा दिखा करके अगर हम सोचते हैं कि हम ऊंचा हो जाएंगे तो एक्चुअली हम होते नहीं, हम भी नीचे ही रहते हैं, स्तर हमारा नीचे हो जाता है। और इसके बाद एक कभी कभी मैंने देखा है कुछ एडवाइजर को अपनी नौकरी के दौरान कैलकुलेशन करते हैं। मैं गया, हम लोग के बहुत पहले का जमाना था रंजीत जी, जब LIC में मैं काम करता था, तो एक ज्वाइंट कॉल का कॉन्सेप्ट था। हम लोग जब ब्रांच में थे, ब्रांच मैनेजर थे, तो बड़े बड़े बीमे के लिए हम लोग एजेंट के साथ डेवलपमेंट ऑफिसर्स का तो घर जाते थे उसके, और वहां जाके वही मतलब प्रभाव प्रबंधन प्रभाव होता था। तो मैंने देखा कुछ एडवाइजर्स को कैलकुलेशन करते थे, सर मैडम देखिए आपका ये होगा, आप ये लेंगे तो ये करेंगे, और कागज पर लिखते थे। कई लोग तो एकदम इतने गंदे तरीके से कागज पर लिखते थे कि समझ ही नहीं आता था। नीटली लिखना चाहिए, और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैलकुलेशन वही कीजिए जो सामने वाले को, कस्टमर को समझ में आए। और अगली गलती ये भी है, प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी। ऐसा ना हो कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा आप ये बता रहे हैं, इसके बारे में ये बताइए, सॉरी सर, सॉरी मैडम, मैं पूछ के बताऊंगा। या फिर वहीं पर आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल उठा करके, सर उस प्रोडक्ट के बारे में ये साहब ये पूछ रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइए। तो क्या हुआ, मेरी क्रेडिबिलिटी गई। जानकारी ही नहीं है तो कस्टमर हमसे खरीदेगा क्या। और लास्ट चीज का ध्यान रखें हमारे एडवाइजर्स, उसको मैं ABCD कहता हूं, मेरा ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे ही। इसे मैं कहता हूं अपीयरेंस, लुक गुड। व्हेन यू गो टू अ कस्टमर, लुक गुड। क्योंकि कहते हैं ना, अगर इफ यू लुक गुड तो शुरू में ही फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनता है, एंड यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन पहली बार नहीं कह सकते कस्टमर सर एक मौका दीजिए, मैं अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बना पाऊंगा, नहीं। और B होता है बैलेंस्ड। अपनी डीलिंग में, अपनी बातों में बैलेंस्ड अप्रोच रखें। कभी भी ये पता नहीं चले कि हम, पता क्या, ये प्रतीत ही ना हो कस्टमर को कि हम बहुत हड़बड़ी में हैं बिजनेस क्लोज करने का, ये इनके इन प्रकार हम बिजनेस करेंगे। सो बैलेंस्ड हमारा होना चाहिए। और अगली चीज है AB के बाद C से कहते हैं कॉन्शियसनेस। आई मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट आई एम डूइंग। हम जो भी कर रहे हैं ना, मतलब कॉन्शियस अगर होंगे तो हम उसके परिणाम भी जानेंगे। अगर हम इम्पल्स में कुछ बोल गए तो हो सकता है उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और D से कहते हैं डायलॉग। वो एक होता है ना मोनोलॉग, जो उत्तम पुरुष की बात में कह रहा था, मैं ही बोलूंगा। डायलॉग इज बोथ वेज, हम बोले तो उसको भी सुनना। और ये ABCD तो मैं तो कहता हूँ ये तो बेसिक है किसी भी सेल्स पर्सन को। और अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा रंजीत जी, गलतियों से किसी एडवाइजर को घबराना नहीं चाहिए।
गलतियों से सीखना चाहिए, और गलती वही करता है जो काम करता है। मुझे कहते हैं ना कि मुझे रेस में हारने का मलाल नहीं है, मलाल तो वो करे जिसने रेस में हिस्सा ही नहीं लिया था। तो हमारे एडवाइजर काम करते रहें, गलतियां होती हैं तो उन गलतियों से सीखें और तभी वो आगे बढ़ेंगे। फैंटास्टिक अनूप जी, आपने अपने एडवाइजर्स के लिए एक फॉर्मूला बनाया ABCD का, लेकिन आपने इस वीडियो में A to Z सेल्स सिखा दिया हमें अनूप जी। धन्यवाद अंजलि जी, बहुत पिछली बार भी आपने बहुत उत्साहवर्धन मेरा किया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। फैंटास्टिक अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इतना डिटेल में, इतना सोचा नहीं था कि इतना डिटेल में सेल्स के बारे में जानने को मिलेगा, लेकिन इतने डिटेल में, इतने विस्तार में सेल्स को समझाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।